तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पूरा मध्यकालीन भारत 2 वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, जो हमारी संस्था द्वारा टीजीटी पीजीटी के हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स और टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उसी का ये वीडियो है। उसी जो हमने नोट्स दिए हैं वही है। तो अगर आपको भी ये नोट्स चाहिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये दिल्ली सल्तनत को कवर करेगी। इसमें अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, ये सब चीज़ भी है, लेकिन मैं आपको जो मेन पॉइंट है वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत का जो अर्थ, सल्तनत का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य। तो ये क्वेश्चन है, देखिए अब क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 320 वर्षों तक 5 वंशों ने राजवंश किया था। दिल्ली सल्तनत में 320 वर्ष तक काल चला और उसमें 5 वंश थे। तो कौन कौन से वंश थे? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। अब ये क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित वंशों को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले गुलाम वंश आएगा, फिर खिलजी आएगा, फिर तुगलक आएगा, फिर सैयद आएगा और फिर लोधी आएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया? तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा पहले जो वंश का शासक था वो तुगलक था। तो आप इसको सन के हिसाब से भी याद करिए कि किसने सबसे ज़्यादा वर्ष तक शासन किया और किसने सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। अगला पॉइंट को देखते हैं। पहले जो 4 वंश थे ये तुर्क थे। जो पहले जो 4 वंश थे वो तुर्क थे, और जो 5वां लोधी वंश है ये अफगान है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन से 4 वंश तुर्क थे और कौन सा एक वंश अफगानी था? तो अफगानी कौन था? लोधी वंश था। अंतिम 4 वंशों और उसके संस्थापकों के नाम पर हैं। तो जो 4 वंश हैं वो उसके संस्थापकों के नाम है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक भी थे, गयासुद्दीन तुगलक भी थे, सैयद लोधी और महमूद लोधी और इब्राहिम लोधी, ये भी लोधी। तो ये 4 वंश जो थे इनके नाम के आधार पर ही थे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दिल्ली का जो प्राचीन नाम है वो इंद्रप्रस्थ है, और दिल्ली भारत की द्वितीय राजधानी है। 1911 में पहले कोलकाता थी 1911 से, फिर 1911 में दिल्ली बन गई। दिल्ली के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये क्वेश्चन है। अब नीचे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो आप नोट्स करते जाइएगा या फिर मुझसे पीडीएफ ले लीजिए। आपको इसकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। 50 रुपये की इसकी पीडीएफ पड़ेगी। पूरा मध्यकालीन भारत उसमें कवर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये है गुलाम वंश। इसका दूसरा नाम ममलूक वंश भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है, निम्नलिखित में से किस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है? अब इसके शासक बहुत महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर 12 राजाओं ने इसमें राज किया। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता, क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित राजाओं का क्रम याद बताइए। तो ये याद रखिएगा, पहले ऐबक आए, फिर आराम शाह आए, इल्तुतमिश आए, रुकनुद्दीन फिरोज आई, रजिया आ रही, बहराम शाह आए, अलाउद्दीन मसूद आए, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कुकेबाद और क्यूमर्स। अगर क्वेश्चन और घुमा के आएगा तो क्वेश्चन बन सकता है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? ऐबक, ये सबको पता है। लेकिन गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स। अगर क्यूमर्स ऑप्शन में नहीं होगा तो कुकेबाद होगा। तो पहला क्यूमर्स लगाएंगे, अगर क्यूमर्स नहीं दिखा तो कुकेबाद लगाएंगे। अब बात करते हैं गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक राज किया था। ये तुर्क जनजाति का था, ये बात ध्यान रखिएगा। शमशी वंश का था। इसकी जो उपाधि थी मलिक और सिपालसाहार की थी। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। 1206 में लाहौर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी, याद रखिएगा। लाहौर इसकी राजधानी थी और वहीं गद्दी पर बैठा था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े की पीठ से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? क्वेश्चन बन सकता है, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। इसने भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की शासन की स्थिति को निर्देशित किया था। लाख वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसकी उपाधि क्या क्या हो गई? एक तो हो गई मलिक, एक हो गई सिपालसाहार, एक हो गई लाख वंश। लाख वंश इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाखों का दान देता था, इसीलिए इसे लाख वंश कहा जाता था। जो वीडियो में शुरू में नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप करिएगा, तो मैं आपको पीडीएफ इसकी और पूरे नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे कुरान खां भी कहा जाता था। ऐबक ने अपने नाम पर खुतवा और ना ही सिक्के चलवाए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए थे?
तो ये देख लीजिए बाकी इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं। तो इसने कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद बनवाई थी, ये देख लीजिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहते हैं, ये अजमेर में था। कुतुब मीनार का जो इसने निर्माण कराया था, लेकिन इसको जो पूरा निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। और ये क्वेश्चन बन जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार बनाया वो किसकी याद में बनाया था, तो वो बख्तियार काकी। ये क्वेश्चन यहाँ से बना है कई बार पीसीएस के एग्जाम में। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है शाहदरा बाग लाहौर में है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से किस शासक का जो मकबरा है वो लाहौर में है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है वो आराम शाह है, इसके बारे में कोई महत्वपूर्ण चीज़ है नहीं। बग-ए-जूद की इसकी उपाधि थी, ये याद कर लीजिएगा। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ेंगे। ये तुर्क था, ऐबक का दास था, गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता था, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। बदायूं का गवर्नर इसे कहते थे, और ये बदायूं यूपी वाला है जो बरेली के पास में है। इसकी जो उपाधि थी सुल्तान आजम की थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ये क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से किस शासन ने सुल्तान का पद वंशानुगत बनाया। लाहौर राजधानी से दिल्ली बनाई। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी दिल्ली बनाई थी और इसने दिल्ली से लाहौर बना दी। देखिए ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, मैं गलती से दिल्ली बोल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी और फिर लाहौर को दिल्ली बनाया इल्तुतमिश ने, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इल्तुतमिश से आ सकती हैं। यद्यपि देखिए ये तीसरा सुल्तान था, पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह और फिर इल्तुतमिश, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है। जो मेन शासक है इस वंश का, गुलाम वंश का, वो वास्तविक शासक इल्तुतमिश को माना जाता है। ये देख सकते हैं। बाकी अब देखते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। सिक्कों पर उसने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मुद्रा का सुधार किया था, वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से किस शासक ने अरबी के सिक्के चलवाए, तो वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें इल्तुतमिश आएगा। और आपको दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे। देखिए चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जीतल इसने जारी किया था, और टके की जो वो थी 1 टका बराबर 48 जीतल। और महत्वपूर्ण जो मैं है वही बता रहा हूँ, इसने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया था। अब क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इक्ता का प्रचलन किसने किया था, तो कैसे याद करेंगे। इक्ता ऐसे लिखते हैं ना, इस प्रकार से, और इल्तुतमिश कायदे शुरू होता है ई से, तो अब ये आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, इसका ई और इसका ई याद रखिएगा। इसके बाद और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 40 तुर्क अमीरों का समूह बनाया था। जिस प्रकार आप देखते हैं मोदी जी की एक कैबिनेट होती है जिसमें विश्वास लोग होते हैं, बहुत बढ़िया लोग होते हैं, ऐसी कोविड के समय योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का घोषणा की थी, उसी प्रकार इसके 40 विश्वास पात्र लोग थे, इसने उसका गठन किया था। तो ये याद रखिएगा, इल्तुतमिश के समय ही ये सब चीज़ें हुई थी। मोहम्मद गौरी ने के एक दास बख्तियार खिलजी ने लखनौती के 80 वर्षीय नरेश राय लक्ष्मण सेन से जीत लिया और वहाँ का शासक बना। तो ये देख लीजिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ये याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी, विक्रमशिला विद्यालय में तबाही मचा दी। तो ये क्वेश्चन बनता है हर बार, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने नालंदा में आग लगाई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये हिंदुओं के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। इसके बाद देख सकते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इसमें जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद है बंगाल में इल्तुतमिश का पहला सूबेदार मलिक जानी था। अब अगला जो है शासक रुकनुद्दीन फिरोज है, इसके बारे में देख लीजिए। इल्तुतमिश और शाह तुर्कान का पुत्र था, रजिया द्वारा भड़काए जाने पर जनता से विद्रोह किया, रजिया गद्दी प्राप्त करने में सफल हो गई। तो रजिया ने इसे भड़काया था, फिर रजिया गद्दी पाने में सफल भी हुई। इसके बाद देखिए रजिया, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी। रजिया गोंडों में फंस गई, वही वाली रजिया की बात हो रही है। 1236 और 1240 में काल इसका याद रख लीजिएगा। इल्तुतमिश की पुत्री थी, हिंदुस्तान पर राज करने वाली पहली एकमात्र मुस्लिम थी। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसके बाद देख लीजिए, ये है
महिला पोशाक त्याग कर पुरुषों की तरह जाती थी, कुर्ता पहन के। तो ये याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शासक महिला थी लेकिन पुरुषों के समान वेशभूषा पहनती थी? तो वो रजिया थी। याकूत नामक हबशी अमीर आखूर का पद दिया। ये क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से याकूत नामक हबशी को अमीर आखूर, इसमें ये क्वेश्चन ये बनता है, निम्नलिखित में से किसको अमीर ए आखूर का पद दिया? तो वो था याकूत। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं, इस सब बातों का तुर्क अमीरों ने विरोध किया था, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, रजिया और याकूत को मार दिया गया। तो ये क्वेश्चन है। और इसके बाद ये महत्वपूर्ण कथन है, ये क्वेश्चन आपके साथ सीधे सीधा आ जाएगा टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलसी में। यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में होता। रजिया का नाम जो है वो छोटे तक ही सीमित कर दिया गया, और जिस प्रकार से इल्तुतमिश, बलबन, गुलाम वंश का नाम हुआ, उस प्रकार से रजिया नहीं हो पाया। तो ये कहा गया है कि अगर रजिया पुरुष होती तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती। उसके बाद अगला जो शासक है ये है बहराम शाह। बहराम शाह के बारे में नायब ए मुमलकत, ये जो पद है इसकी उपाधि दी गई थी, तो ये याद रख लीजिएगा। मसूद कठपुतली शासक था, ये याद रख लीजिएगा। बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब नसरुद्दीन महमूद, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, कुरान की प्रतियां टोपी सुनने। देखिए, कुरान को बेचकर अपनी जीविका चलाने वाला शासक जो था वो महमूद था, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। इसके बाद देख लेते हैं, राजकाज में सारा काम उसका ससुर गयासुद्दीन बलबन ही देखता था। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि भी दी थी, ये याद रखिएगा। बलबन को उल्गू खां की जो उपाधि थी वो इसी व्यक्ति ने दी थी। इसके बाद अगला देख लेते हैं क्या चीज़ कही जा रही है। ये कोई महत्वपूर्ण है नहीं, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अब अगला जो शासक है वो है अपना बलबन, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। अब बलबन के बारे में देख लेते हैं। केंद्रीकृत शासन के युग का प्रारंभ किया था, वजीर का पद का महत्व घटाया, नायाब का पद समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने नायाब का पद खत्म करा? वो था बलबन। सैनिकों की पेंशन देकर मुक्त कर दिया। जो हल्के सैनिक थे, भाग नहीं सकते थे, उनसे कहा कि राम राम, आप अपने घर जाइए, आपको थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रहेगी। इसके बाद राजस्व के ईरानी सिद्धांतों का सहारा लिया और ईश्वर को धरती की छाया बताया। ये कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन जरूर बनता है, सिजादा, पावोस और नवरोज प्रथा किसने शुरू करी थी? तो ये नवरोज और पावोस वाला प्रथा वाला क्वेश्चन जरूर आता है, ये बलबन ने शुरू करी थी। इसके बाद मेवों का दमन किया, चहलगानी के प्रभाव को खत्म किया। आपको याद है जो मैंने बताया था, इल्तुतमिश ने 40 लोगों का समूह बनाया था, उसको इसने खत्म कर दिया। दीवाने अर्ज, ये क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से दीवाने अर्ज का क्या मतलब है? तो दीवाने जो अर्ज है ये सैन्य विभाग से मतलब है, और ये बलबन ने ही शुरू किया था। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर के रूप में, 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में कार्य किया। ये कथन आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने 20 वर्ष तक वजीर का पद और 20 वर्ष तक सुल्तान के पद के रूप में कार्य किया था? इसके बाद देख लेते हैं, बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवार पर उत्कीर्ण शिलालेख को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा गया था। बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? बलबन ने सभी नगरों, जिला इक्तों में बरीद, ये क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दीवान ए बरीद, ये एमए वायवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दीवान ए बरीद नामक संस्था क्या है? तो ये दीवान ए बरीद जो नामक है ये गुप्तचर व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, और ये बलबन ने ही शुरू करी थी। इसके बारे में भी आप याद रख लीजिएगा। अब अंतिम शासक हैं कुकेबाद, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, और क्यूमर्स, ये सबसे अंतिम शासक थे, इसके बारे में यही याद कर लीजिएगा। अब खिलजी वंश है, खिलजी वंश के जो राजा हैं इनका क्रम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शवुद्दीन अमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी और खुसरो खान। सबसे पहले हो गए अपने जलाउद्दीन खिलजी और सबसे अंत में हो गए खुसरो खान। अब बात करते हैं जलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसको हम शाइस्ता खान भी कहते हैं। वास्तविक नाम जो था इसका मलिक फिरोज था, और पहला शासक था खिलजी वंश का। तो ये याद रखिएगा, खिलजी वंश का पहला शासक था।
शाइस्ता खान की उपाधि, अब जलालुद्दीन खिलजी की जो उपाधि थी वो कुकेबाद ने दी थी, इन्हें शाइस्ता खान भी कहते हैं। तो ये शाइस्ता खान की जो उपाधि थी जलालुद्दीन खिलजी को, ये कुकेबाद ने दी थी। गुलाम वंशी तरह एक ही वर्ग का प्रेशर देने की नीति अपनाई। शासन के सभी समुदायों का समर्थन व सद्भाव पर आधारित था। हिंदू को बलवाल धर्मांतरित करने की नीति का, देखिए हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जाना, तो इसने इसका विरोध करा था और इसने अपने ऐसे काल में नहीं करा था। हिंदुओं को अपने महल के बगल में जुलूस निकालने, ढोल बजाने, प्रतिमाओं को यमुना में विसर्जित करने से रोका। तो देखिए जो हम हिंदू लोग जो अपनी यमुना में आस्था से कुछ चीज़ें विसर्जित करते हैं, मूर्ति वगैरह, तो इसने उस पर रोक लगाई थी। अब महत्वपूर्ण गठन यह है, बर्नी के अनुसार एक चींटी को भी चोट न पहुंचाने की नीति पर विश्वास करता था। तो ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी निरंकुश था, किसी को मारने में विश्वास नहीं रखता था। उस समय का जो बर्नी था उसने कहा था ये चींटी को भी नहीं नुकसान पहुंचाता है अगर इसके लिए कोई चीज़ ना हो तो। इसके बाद देख लेते हैं, दक्षिण भारत में आक्रमण किया, अलाउद्दीन के नेतृत्व में सेना का भेजा था। इसके बाद इस काल में चंगेज खां का नाती उलगू खान के नेतृत्व में लगभग 4000 मुगल मुसलमान बन गए थे। तो ये चंगेज खां था, ये देख सकते हैं आप, मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद यहीं से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वहीं पर मैंने टिक करा, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन छपता है इससे, तो ये वीडियो और ये PDF ध्यान से सुन लीजिएगा। खलीफा का नायाब उपाधि धारण करी, वास्तविक नाम जूना खां खिलजी था। अलाउद्दीन के काल को खिलजी क्रांति भी कहा जाता था। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ये लाइन याद कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये लाइन है, मैं इसको पढ़ने में आपका समय जाया नहीं करूँगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय बहुत से विद्रोह हुए, जिसमें पहला नवीन मुसलमान द्वारा था। अलाउद्दीन के जो बहुत सारे सुधार हैं ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में हर बार छपते हैं। बलबन के खुफिया तंत्र को फिर से चालू किया, जो बलबन का खुफिया तंत्र था वो दीवाने बरीद था, ये याद रखिएगा। गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी बरीद ए मुमलिक था, जिसके अंतर्गत बरीद आते थे। तो ये बरीद देखिए गुप्तचर विभाग था और इसका जो अधिकारी था बरीद ए मुमालिक था, तो ये याद रखिएगा। मदिरा पान पर पाबंदी लगा दी। इक्ता जो इल्तुतमिश ने शुरू करी थी वो इसने समाप्त कर दी। शरिया उलेमाओं को मानने से मना कर दिया। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसके भूमि सुधार क्या क्या थे। तुर्की एक आधार को समाप्त किया। भूमि सुधार, अनुदारा द्वारा दी गई जमीनों को जब्त कर लिया गया। खलीफा के अंतर्गत वो चीज़ें लाई गई। भू राजस्व का आकलन पैमाई द्वारा किया गया। पशुओं पर चराई कर, घराई कर के अलावा कोई कर नहीं लिया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसने पशुओं पर चराई कर लगाया था, ये क्वेश्चन बनता है, तो याद कर लीजिएगा। दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग बनाया, जिसका काम राजस्व और बकाये का निरीक्षण करना था। राजधानी में धार्मिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान ए रियासत, ये क्वेश्चन बन सकता है। दीवान ए रियासत का क्या कार्य था, तो ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें करता था। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है PCS मेंस में। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार सुधार नीति। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार इसलिए किया क्योंकि एक विशाल सेना तैयार करना चाहता था, किंतु सैनिकों को समान वेतन की स्थिति में सारे खजाने खाली हो गए थे। अलाउद्दीन ने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, पहला खदानों के लिए, दूसरा कपड़ों के लिए, तीसरा कीमती वस्तुओं के लिए। तो ये याद कर लीजिएगा। इन सभी बाजारों नियंत्रण प्रशासन के लिए विस्तृत विनिमय प्रणाली अपनाई थी। इसके बाद है बाजारों में बिकने वाली सभी वस्तुओं का दाम सुल्तान ने निर्धारित कर दिया था। इन दामों का पालन सुनिश्चित न करने के लिए कठोर नियम। अब इसका जो राज्य था, जैसे मान लीजिए गेहूं 18 रुपये बिक रहा है, तो उन्हें कीमत निश्चित कर दी 18 रुपये ही बिकेगा। 18 रुपये 10 पैसे बिक गया तो ये कार्रवाई करता था। यही बात नीचे बताई है, मूल्यों का निर्धारण उत्पादन लागत पर आधार पर किया जाता था। इसके बाद और महत्वपूर्ण लाइन जो है वो देख लीजिए। मौसम में आकस्मिक परिवर्तन का सामने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने शासकीय अन्न भंडार बनवाए और गोदामों के लिए आपातकालीन स्थिति, जैसे मौसम खराब हो गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया या फिर युद्ध हो गया, तो इसने गोदाम बना दिए थे जिसमें अनाज सुरक्षित रखा जाता था। ये लाइन की गई है। तो ये देख लीजिए, सैन्य सुधार जो थे, सेना का केंद्रीकरण किया गया। पहला मुस्लिम शासक था जिसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती और नकद वेतन मिला था। निरीक्षण के लिए नियुक्त सैनिकों को मुर्तब कहा जाता था।
दाग और हुलिया प्रथा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बनता है। घोड़ों पर दाग और हुलिया प्रथा वाला जो क्वेश्चन है ये अलाउद्दीन खिलजी का 100% ये बनेगा। नीचे देखिए दाग प्रथा आ भी गई। दाग प्रथा के अंतर्गत भ्रष्टाचार पर नियमन और घोड़ों पर दागने की व्यवस्था भी थी। तो ये स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर PDF ले लीजिएगा, मैंने आपको नंबर दे दिया है। इसके बाद देख लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी संभवतः पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया, केवल कर वसूला। तो हिंदू राजाओं को पूर्व की स्थिति में रहने दिया और उनसे केवल कर वसूला, किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की। अब ये देख लीजिए, सिंध, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, देवगिरी, बंगाल, द्वार समुद्र और मुठैर, ये सभी के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब जैसे गुजरात के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ है, उल्गू खान और नुसरत खान के नेतृत्व में एक अभियान भेजा। गुजरात में का राजा कण्व देवागिरी चले गया। महारानी कमला देवी ने अलाउद्दीन से विवाह कर लिया और मलिक काफूर नामक दास, जिन्हें 10,000 दिनार भी कहा जाता है, वो यहीं पर मिला था। तो गुजरात से ही मलिक काफूर मिला था, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद रणथंभौर आ गया। रणथंभौर जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर एक उद्यान भी है और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जी भी हैं। शासक हमीर देव था नुसरत खान के मारे जाने में। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, शासक यादव रामचंद्र देव 2 बार अभियान और विजय प्राप्त करी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आ गए, ये देख लीजिएगा। और खुसरो शाह, स्वयं को खलीफा घोषित किया इसने और कभी दरबार में नंग अवस्था, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में कौन सा शासक नंग अवस्था में आता है? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब खुसरो शाह अंतिम था, ये देख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है कि कौन अंतिम था। पहला जलाउद्दीन था और उसके बाद खुसरो शाह था। अब तुगलक वंश की ओर चलते हैं। तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए? गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अबरुक, मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह और नुसरुद्दीन तुगलक। तो पहले गयासुद्दीन तुगलक, जिसको हम गाजी मलिक के नाम से भी बताते हैं, तुर्क पिता और हिंदू माँ की संतान थी। भू राजस्व 1.3 किया, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया, उदारता की नीति अपनाई जिसे बर्नी ने मध्यपंथी नीति कहा था। इसके बाद और क्या महत्वपूर्ण है? मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा, बंगाल के काकतीय और मदुरा के पांड्य वंश को जीता। मोहम्मद बिन तुगलक ने तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रखा। बंगाल से एक सैन्य अभियान में लौटते समय अपने पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए मंडप ध्वस्त होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक की सोची समझी साजिश थी। तो कुल मिलाकर सीधा सीधा मानो गयासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक ने मरवाया था, ऐसा समझ लीजिए। अगला आ जाता है अपना शानदार जबरदस्त एक शासक जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। उल्गू खां, जौना खां, मलिक, ये सर्वाधिक विलक्षण, विद्वान, समय से आगे की सोच रखने वाला शासक था। ये याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। अब इब्न बतूता ने इसके बारे में क्या कहा? इब्न बतूता इसके काल में आया था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इब्न बतूता को इन्हें दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था। किताबुर रहेला, ये क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किताबुर रहेला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो अलबरूनी की। चंचनामा की अली अहमद। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। अब मोहम्मद बिन तुगलक, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये बहुत आता है ये क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से देवनागरी करा था। ये याद, जितना बता रहा हूँ उतना याद रखिएगा। दिल्ली से देवनागरी राजधानी किसने करा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और देवनागरी का नाम दौलताबाद रखा था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आ रहा है क्वेश्चन वो बता रहा हूँ। सांकेतिक मुद्रा का इस्तेमाल किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोआब कर में वृद्धि इसने भी करी थी। दीवाने को ही कृषि विभाग था। किसानों को कृषि ऋण देने की शुरुआत, किसानों को जो मोदी सरकार अब पैसा दे रही है, वो मोहम्मद बिन तुगलक ने करके छोड़ दिया था। इसके बाद महामारी, फिर आ गए कोविड जो अब चल रहा है, उसके लिए भी लॉ लाने वाला पहला शासक था। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, याद रखना। ये जो चीज़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से छपता है, बिल्कुल आराम से दिमाग में बिठा लेना। अगला शासक है फिरोज शाह तुगलक।
हजीब ए, ये जो उपाधि है ना इनकी, एक ऐसा करिएगा उपाधि जैसे राजा लिखिए और उनकी उपाधि लिखिए, ये सब याद रख लीजिएगा, हाथों पर बहुत आता है। क्या क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं। शरिया पर आधारित वित्तीय प्रणाली थी। खराज जो था इसका भू राजस्व का कुल उत्पादन का 1/10% था। शर्ब जो था सिंचाई कर की दर 1.1/10 थी। जक़ात मुसलमानों से लिए जाने वाला आयकर था जो 2.5% था। जजिया गैर मुसलमान जिसे हिंदू भी कह सकते हैं वो था। और इसके बारे में क्या है, पहला मुसलमान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर सबसे पहले ब्राह्मण या हिंदुओं पर लगाया था, इसे समझ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है कल्याणकारी राज्य। दीवान ए बदगनी नामक स्थापित किए थे इसने 2 विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। गरीब मुस्लिमों के विवाह के लिए पैसे दिया जाता था। सभी का इलाज मुफ्त हो इसके लिए भी इसने अस्पताल चिकित्सा यूनानी भी बनाई थी जिसे BOMS के अंतर्गत पढ़ते हैं। ड्रिप सिंचाई जो अब चल रही है वो करके छोड़ दी इन्होंने। 5 बड़ी नहर, ये नहरों वाला क्वेश्चन जरूर बनता है तो ये याद रखिएगा किसने नहरों पर काम किया था। साहित्य में क्या क्या किया था। लिटरेचर में पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। बर्नी और शमशिराज अफीकी के मिलकर तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी, ये महत्वपूर्ण है। और क्या क्या है, संगीत चिकित्सा आदि से अनेक संबंधित संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद भी इसने कराया था। ये क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन गए। उत्तर भारत का ये जो है इसकी धार्मिक नीति है, ये याद कर लीजिएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। उम्र बढ़ने पर फिरोज तुगलक ने धार्मिक रूप से संकीर्ण हो गया था। ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, दरगाहों पे महिला जाने से रोक दिया, महल के सारे चित्रों को नष्ट करने का आदेश दिया जिसमें मानव आकृति बनी हो। भोजन के लिए सोने और चांदी के बर्तनों पर प्रयोग पे रोक लगा दी थी। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है उस पर हमला कराया था। तो ये क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है नसरुद्दीन तुगलक, ये अंतिम शासक था। इसके बाद है सैयद वंश, ये दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक था। सैयद वंश स्वयं को मोहम्मद साहब का वंशज मानते थे, जो मोहम्मद साहब जो मुसलमानों के भगवान हैं उसकी बात यहाँ पर कहा जा रही है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है, सैयद वंश के 4 शासकों का क्रम लगाइए, ये 100% क्वेश्चन आएगा, आप लिख के रख लीजिए। खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, ये क्वेश्चन है। अब अगला जो महत्वपूर्ण अंतिम टॉपिक आ गया हमारा लोधी वंश। तो कौन कौन से, ये जो शुरू के 4 जो थे वो तुर्क थे, ये जो अंतिम था ये अफगान था। और कौन कौन है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इसे मैंने तो ऐसे याद करा है, बसाई नाम से याद करा है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ऐसे ही आप देख लीजिएगा, बाकी अपनी न्यूमेटिक्स बना लीजिए। सिकंदर लोधी के बारे में क्या, सिकंदर लोधी एक सक्षम शासक था, धार्मिक रूप से कट्टर था, हिंदू, इसके बारे में ये तो कुछ नहीं आएगा। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई। मथुरा में हिंदुओं के घाट पर नहाने पर पाबंदी लगाई। गुरु लिखी उपनाम से फारसी में शेर लिखता था। खातों के ऑडिट लेखा परीक्षण की शुरुआत की थी। गज सिकंदर सानी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गज सिकंदर सानी नामक भूमि की पैमाइश इसने की थी। कुतुब मीनार, ये देख लीजिए, कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण कराया था। अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार का जो स्थापना करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने थी, फिर इल्तुतमिश ने उसे पूरा कराया था, और फिर यहाँ से कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल पर संगमरमर किसने लगवाया, तो ये हो गया बहलोल लोधी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है। उसमें दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ पर दे दिया इल्तुतमिश, यहाँ पर दे दिया गयासुद्दीन तुगलक, और यहाँ पर दे दिया बहलोल लोधी। तो तुगलक वंश नहीं था, इन तीनों ने इस पर काम करा था। अब अगला देख लेते हैं, इसके बाद क्या क्या है, ये मैंने आपको बताया दिया। 1503 में आगरा बसाया था, कहीं कहीं पर ये 1504 भी लिखा होता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, 1503 हो या 1504। अब इसके बाद बस इब्राहिम लोधी आ गए। मेवाड़ के राणा सांगा संग्राम सिंह के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहा। उस काल में कई विद्रोह किए। विद्रोही अफगान अमीरों ने बाबर को हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। अब इसके बाद क्या है, ये सब PDF में आपको दे दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच ऐतिहासिक पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया और मुगल काल का एक नया सूत्र। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब पुस्तकें और लेखक, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ,
बनकर पुस्तकों का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब इम्पोर्टेंट है। ये अमीर खुसरो 100% वाली है, ये सब याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही ये 6 लाइन में से ही एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये गारंटी रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है, ये मैंने आपको दिया है। दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 ये दे रखा है। अब इसके प्रशासन के बारे में बात करते हैं। प्रशासन क्या क्या था। सल्तनत के 4 प्रमुख विभाग थे, दीवाने बिजारत, दीवाने अर्द, दीवाने इंशा और दीवाने रसलात। अब दीवाने बजारत के बारे में क्या क्या है तो ये देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है करिए तो सभी। दीवाने इंसराफ ये लेखा परीक्षण कार्य करता था। दीवाने इमारत लोक निर्माण, दीवाने अमीर को ही इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। खजीन कोषाधिकारी, अमीर हाजिब इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। अमीर बाहर रहने दीजिए। मुस्तफ़ा मुमलिक महालेखक, जो कैग जिसे कहते हैं ना वर्तमान में, वो उसकी बात हो रही है। महालेखाकार, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। मजुमदार, पकाए का हिसाब रखने वाला, जो पैसे का बच जाए उसका हिसाब रखने वाला वह, तो ये सब रख लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, दीवाने आरिज, दीवाने अर्ज, इस विभाग का प्रमुख को दीवाना आरिज और मुमालिक होता था। यह सेना में रक्षा मंत्री होता था। निम्नलिखित में से किस विभाग को रक्षा का अधिकार दिया गया था सेना को, तो दीवाने अर्ज, ये याद रखिएगा। दीवाने इंशा, शाही उद्घोष, ये दीवाने इंशा भी बहुत आता है। शाही पत्र व्यवहार मंत्रालय वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए अभी। इसके बाद दीवाने रसलात, ये है विदेश मंत्री। दीवाने पेंशन विभाग है। अमीर दाद, बड़े नगरों के मजिस्ट्रेट। काजी उल कुजात, न्याय विभाग। काजी है ना, अरे आप ऐसे समझिए, शादी होती है तो काजी को बुलाया जाता है मुसलमान में, तो न्याय हो जाए उसके साथ, तो ये वही बात कही जा रही है। काजी उल कुजात न्यायवादी। दीवाने सूबा, राजस्व मामले, रेवेन्यू सिस्टम जो है उसके बारे में बात की जा रही है। ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, सर्द सदूर, धर्म विभाग की स्थापना के लिए ये किया जाता है। मुफ्ती धर्म की व्यवस्था करते हैं। बरीद मुमलिक, सूचना और गुप्तचर विभाग, इसके बारे में मैंने बताया था। दीवाने बरीद, बरीद से याद रखिए गुप्तचर विभाग। वकील दर, शाही महल और सुल्तान के व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए, ये सभी चीज़ें हैं, तो ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। इसके बाद संगठन को अगर देखें तो संगठन में क्या है, तुर्की मंगोल प्रांतीय सेना को हशम ए अतरफ, शाही घुड़सवार को सवार एक कलहा कहा जाता था। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिपाल सहार, ये वही वाली उपाधि है जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। अमीर में कितने घुड़सवार होते थे, हद देख लीजिए, ये याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है, पिछली बार आया भी था। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इन क्वेश्चनों को जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, ये याद रखिएगा। सर्द ए जादार, सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान कहा जाता था। अब ये विजयनगर आ गया, तो ये हमने पूरी जो पीडीएफ है ये एक भाग में पढ़ ली। अब अगली जो वीडियो लाएंगे उसे भी हम कवर करेंगे, और 1 घंटे में आपको वो भी पूरी वीडियो हो जाएगी, और आधे घंटे की लगभग ये पीडीएफ है, तो 1.5 घंटे में आप पूरी मध्यकालीन भारत पढ़ लेंगे, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टीजीटी पीजीटी के नोट्स से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए। बहुत अच्छे नोट्स बनाए गए हैं, बहुत कम शब्दों में नोट्स बनाए गए हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। और बाकी इसकी पीडीएफ लेनी हो तो 50 रुपये इसकी कीमत है। बाकी हिस्ट्री, टीजीटी पीजीटी का कोर्स तो चल ही रहा है, वो पीडीएफ भी, पूरे नोट्स और टेस्ट सीरीज, आप सभी चीज़ें ले सकते हैं। फिलहाल वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।